दोस्तों आज हम प्रश्नावली 12.a में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 7 तक हम पार्ट 1 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 8 से लेकर हम हल करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 8 हमें दिया हुआ है कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के एक शंकु के आकार का, ठीक है, लकड़ी का एक खिलौना जो रॉकेट के एक शंकु के आकार का है, जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जो कि एक बेलन पर इस पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई कितनी है हमारी, तो 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंकुआकार भाग की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी हमारी 6 सेंटीमीटर है। शंकुआकार भाग के आधार का व्यास जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकुआकार भाग है ये, इसके आधार का व्यास जो है, शंकुआकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दर्शाया गया है, 5 सेंटीमीटर है। और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी कि बेलनाकार भाग के आधार का व्यास जो 3 सेंटीमीटर है, इसका कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ये दर्शाया गया भी है। और बेलनाकार भाग के आधार के व्यास 3 सेंटीमीटर। यदि शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, और ये बोल रहा है कि यदि शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग, इस पर शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीले रंग किया जाना है, यानी कि बेलनाकार भाग पर पीले रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 8वां, यहाँ पर हमने ये चित्र बना लिए हैं जिस तरीके से हमें दिए हुए हैं। 8वां तो लिखेंगे हम शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो इसमें हमें शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, h बराबर, शंकु की ऊंचाई हमें दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु का व्यास हमें कितने दिया हुआ है, तो d बराबर 5 सेंटीमीटर शंकु का हमें व्यास दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न में ही बोला है। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 5/2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, 2.5 सेंटीमीटर, r बराबर 2.5 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। अब आगे हल करेंगे तो निकालेंगे हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। शंकु की त्रिज्या हो गई, लिख देंगे हम शंकु की त्रिज्या। आइए, शंकु की त्रिज्या हम निकालेंगे हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि L बराबर रूट में h² + r², फॉर्मूला होता है ये हमारा, ठीक है। तो L बराबर h, शंकु की ऊंचाई कितनी है 6, तो 6 रख देंगे हम, 6 का स्क्वायर, प्लस त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या हमारे 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर। तो L बराबर कितना जाएगा हमारा, 6 का वर्ग कितना होता है 36, प्लस 2.5 यानी 25 का वर्ग कितना होता है 625, 2.5 गुणा 2.5 से करेंगे तो 625 आएगा। और पॉइंट कितने के बाद मिलाएगा, 2 के बाद, मतलब कितना आएगा 6.25, ठीक है। तो यहाँ से L बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 और 6 11, यहाँ से लगा 1, 2 और 3 5, ठीक है। 2 सॉरी ऐसे नहीं जुड़ेगा ये, पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद वाली जो पहले होती है और पहले जुड़ती है, तो ये हमारा 2.5 तो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर, ये 2.5, बाकी इधर के इधर जोड़ लेंगे तो 6 और 6 12, 12 का 2, हासिल लगा 1 हासिल का 3 और कितने हो गए 4, पॉइंट कितने बाद में 2 के बाद में, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया 42.25 आ गया। तो ये 4225 जो होता है ये हमारे कितने का वर्गमूल होता है, ये 65 का होता है, तो लिख देंगे हम 65 का होता है। लेकिन पॉइंट कितने के बाद में आएगा, 1 के बाद में, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो, ठीक है। वर्गमूल निकालना तो आपको आता ही है, नहीं आता तो देखिए एक बार हम बता देते हैं आपको। और जैसे ये दिया हुआ है 42.25 दिया हुआ है, ठीक है। तुम क्या करते हैं, पीछे से 2 के जोड़ बनाते हैं, इसका जोड़ बनाएंगे, इसका जोड़ बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है कि मतलब उसकी उसी से गुणा करें तो 42 आवे या 42 से कम आवे, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम कितना लेंगे यहाँ पर 6 लेंगे, 6 की गुणा यदि हम 6 से करते हैं तो कितना आएगा 36, और यदि हम यहाँ पर 7 लेंगे तो 7 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 7 49, 42 से ज़्यादा, और इसलिए हमने यहाँ पर कितना लिया 6। तो यहाँ पर ऊपर आंसर में हम 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 6 आएंगे तो कितने बचेंगे, इधर कौन से लेंगे 12 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे। यहाँ पर रह गया 3 में से 3 गए तो 0। अब इन्हें क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 6 और 6 कितने हो गए 12, यहाँ पे लिखेंगे। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, तो पॉइंट के बाद वाला जोड़ा उतार रहे हैं तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो कितना उतार लेंगे 25।
अब यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी से गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 625 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे हम, 5। यहाँ पर भी कितना लिखेंगे हम, 5। 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 25 हासिल 2, 5 दिन 10 और 2 हासिल के 12 हासिल लगा 1, 5 का 5 और 1 6। ये पूरा हमारा कट गया। तो हमारे ये 42.25 जो है कितने का वर्गमूल है, 6.5 का। ठीक है, तो एल बराबर हमारा कितना है, 6.5। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे हम। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि बेलन की ऊंचाई, ये हमारी क्या आ गई, ये तो हमने शंकु के बारे में निकाला था। ठीक है, शंकु आप निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई में कितनी दी हुई है, इसमें बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर बेलन की ऊंचाई। देखिए बेलन की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, हमें टोटल ऊंचाई दी है 26 सेंटीमीटर यहाँ पर चित्र में, और शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दी है। तो 26 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे हम 26 माइनस शंकु की ऊंचाई घटा देंगे 6, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारी, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यह है हमारी बेलन की ऊंचाई। तो बेलन का व्यास हमें कितना दिया हुआ है, इसमें बेलन का व्यास हमें बोला कि 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बेलन का व्यास, इसका व्यास यानी बेलन की बात चल रही है, तो डी बराबर कितना हमारा 3 सेंटीमीटर बेलन का व्यास। यदि हम त्रिज्या निकालें इसकी तो कितनी आ जाएगी, त्रिज्या यानी कि आर बराबर 3/2, 2 से काटेंगे तो 1.5, यानी कि आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब निकालेंगे हम, लिखेंगे नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल। नारंगी रंग से किसे रंग रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि सेंटीमीटर है नारंगी। यदि शंक्वाकार भाग को नारंगी रंग से रंगा जाना है तो हम शंक्वाकार भाग को, शंकु का मतलब शंकु को लिखा रहा है ना, तो नारंगी भाग से रंगा जाना है शंकु को, तो निकालेंगे नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल, नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल और माइनस इसमें से क्या घटा देंगे हम, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए नारंगी रंग से हम किसे रंग रहे हैं, तो नारंगी रंग से इसमें प्रश्न में बोला है कि नारंगी रंग से रंग यदि शंक्वाकार भाग को, यानी कि शंकु को हम किससे रंग रहे हैं, नारंगी से। नारंगी रंग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे अगर, तो क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का, फिर हम इसमें क्या जोड़ देंगे, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का आधार जो है ये, तो इसके आधार का क्षेत्रफल, और इसमें से हम क्या घटा देंगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन जो है हम, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर बेलन का भी गोल गोल ये बन रहा होगा इस तरीके से, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल यहाँ से हम घटा देंगे। ठीक है, तो हल कर लेते हैं इसे हम। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो लगा देंगे पाई आर एल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो निकालेंगे हम, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं वरना सेम हो जाएंगे। ठीक है, बेलन की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर से लिख लिया ये। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर से लिखा है। तो ये क्या हो गया, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वो भी, तो पाई आर यहाँ पे कैपिटल आर ले लेंगे। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे इसे। अब तो यहाँ से सम में से पाई कॉमन है तो हम पाई ले लेंगे यहाँ से कॉमन, यहाँ से कितना बचेगा हमारा आर एल, ठीक है, प्लस यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर। अब आगे हल कर लेंगे इसे हम, तो कितना आगे देखिए पाई, ठीक है, पाई का मान कितना बोला हमें उसमें 3.14, तो लगाएंगे हम 3.14 गुणा त्रिज्या आर, आर कितना हमारा इसमें स्मॉल आर 2.5 गुणा एल, त्रिक ऊंचाई कितनी 6.5
प्लस आर, स्मॉल आर कितना हमारा 2.5, तो 2.5 का वर्ग माइनस कैपिटल आर कितना 1.5 का वर्ग। ठीक है, इसे अब हल कर लेंगे हम, तो कितना आएगा देखिए 3.14। ठीक है, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 25 की गुणा 6.5 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पर कर देते हैं गुणा, देखिए करके दिखा देते हैं आपको। तो ये आएगा 2.5 की गुणा कितने से करेंगे 6.5 से, तो 5×25। ठीक है, हासिल 2, 5 × 30 और 2 32, एक स्थान खाली छोड़ देंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 छक्का 12 और 1 13, 5 के 5, 2 के 2, 3 और 3 6, 1 का 1, पॉइंट कितने बाद में 1 2, 2 के बाद में पॉइंट आया तो 16 पॉइंट कितना आएगा 2.5, 16.25 आ जाएगा प्लस 2.5 का वर्ग यानी 25 का वर्ग कितना होता है 625, और पॉइंट कितने के बाद में आएगा 2 के बाद में, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा माइनस 1.5 का स्क्वायर यानी कि 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग होता है 225 यानी कि 225, और पॉइंट कितने के बाद में आएगा 2 के बाद में। ठीक है, आगे हल कर लेंगे हम, तो कितना आ गया 3.14 गुणा में इसमें से हम ये घटा देते हैं तो कितना आ गया देखिए 16.25 प्लस 5 में से 5 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, पॉइंट किए पॉइंट, 6 में से 2 गए तो 4। ठीक, देखिए यहाँ पर इन्हें जोड़ देंगे, यहाँ पर हल कर लेंगे इसे तो कितना आएगा 3.14 और इन्हें हम जोड़ देंगे तो इसके गुणा में आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह तो 505 आ जाएगा, 202 आ जाएगा, और पॉइंट के पॉइंट आ जाएगा 6 और 4 10 का 0 आ जाएगा, हासिल 1 और 1 2 आ जाएंगे तो 20.25 आ जाएगा। इसकी गुणा कर लेंगे हम, तो 3.14 की गुणा करेंगे हम 20.25 से। ठीक है, तो 20.25 से तो कितना आएगा देखिए 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 0 0 1 हासिल का 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 का 8, एक स्थान खाली, 1 से गुणा करेंगे तो सेम यही आएगा कि 5 2 0 2 2 स्थान खाली रहेंगे, 3 से गुणा करेंगे 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 0 0 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आएगा 0 को 0। ठीक है, यहाँ पर हमने गुणा करें तो इतना आ गया। ठीक है, ये अब हम जोड़ लेंगे ना तो 0 को 0, 5 का 5, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 6 का 6, पॉइंट कितने बाद में आएगा देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी कि 63.585। ठीक है, इसकी हमने इससे गुणा करें तो कितना है 63.585। ठीक है, और किस चीज़ में आया ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, किससे निकाल देंगे नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने ये। अब हम आगे निकालेंगे कि पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे हम पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए पीले रंग से किसे रंगा जा रहा है, तो बेलन को, तो बेलन हमने लगा दिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार यानी कि आधार में यहाँ पर ये बन रहा है तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसे आगे हल कर लेते हैं अब हम, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h लगा देंगे, 2πr/h 2πr/h। बेलन की त्रिज्या हमने क्या मानी थी कैपिटल R मानी थी ना, तो हमने इसलिए यहाँ पर ये कैपिटल R लिखा है, प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो पाई और कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम πr कॉमन ले लेंगे क्योंकि R हमारी त्रिज्या सेम है यहाँ पर, तो πr यहाँ पर कितना बच जाएगा 2h। ठीक है, 2h और प्लस में R, इसे हल कर लेंगे हम, देखिए कितना आ जाएगा, पाई का मान कितना लगाएंगे 3.14 और 2 गुणा में h यानी कि ऊंचाई कितनी आई है हमारी किस चीज़ की, बेलन की ऊंचाई हमारे पास कितनी दी हुई है, तो बेलन की ऊंचाई है हमारी 20, तो 20 प्लस R त्रिज्या कितनी है हमारी,
ये 3.14 तो हमने पाई का मान रखा है, यहाँ पे त्रिज्या का मान छूट गया, त्रिज्या हमारी 1.5 यहाँ पे गुणा में लिख देंगे 1.5 त्रिज्या भी और, ठीक है। तो 1.5 त्रिज्या रखेंगे यहाँ पर हम। आगे हल करेंगे तो 3.14 गुणा में 1.5 हल करेंगे इसे। 20 की गुणा 2 से करेंगे तो 20 दूनी 40 प्लस 1.5, ठीक है। इसकी गुणा इससे कर देते हैं तो कितना आएगा देखिए, 15 चौका 60 का 0 हासिल लगा 6, 15 के 15 और 6 21 हासिल लगे 2, 15 थे 45, 45 और 2 47। पॉइंट कितने के बाद में, पॉइंट 1 2 3 के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। गुणा में ये कितना आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे पॉइंट के बाद में 5 है तो पॉइंट के बाद में तो 5 ऐसे रहेगा, 1 और 0 1, 4 का 4 41.5। अब इनकी हम गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 4.710 की गुणा करेंगे हम 41.5 से, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 7 35 के 5 हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 33, 5 चौक 20 और 3 23। एक स्थान खाली, 1 की गुणा इससे करेंगे तो सेम एडिटिव भी आएगा इनकी 0 1 7 4, ठीक है। 2 स्थान खाली छोड़ देंगे। 4 से करेंगे तो 4 0 0, 4 एकम 4, 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18। जोड़ लेंगे ना तो 0 का 0, 5 का 5, 5 और 1 6, 7 और 3 10 और 4 14 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 का 1। पॉइंट कितने बाद में लगेगा, 1 2 3 4 के बाद में, तो 1 2 3 4, यानी कि इसकी हमने इससे गुणा करी तो कितना है 195.465, ठीक है। क्या आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 195.465 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इसका ये आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारे इसके यही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। इसमें हमें दिया हो कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, ठीक है, अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 10 आ देते हैं हम, 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसके आधार की त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर इसके आधार की त्रिज्या है ये हमारी, ठीक है। अब हल कर लेंगे। इनके दिया है, जो दिया हुआ है प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है 9 लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 लिखेंगे, दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या क्या है बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखा रहेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो बेलनाकार भाग है उसका क्षेत्रफल, तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस 2 और अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें वैसे प्रश्न में बोला था कि इस तो मतलब यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसमें लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, ठीक है। निकालते हुए बोला, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कभी भी घटाते नहीं है, इसमें क्या कर देते हैं और ऐड
कर देते हैं। अगर घटा देंगे तो सवाल हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे इसे हम। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भुजा निकाल रहे हैं। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है 2πr/h, 2πr/h प्लस 2 अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल यानी कि अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल। 2 हमने क्यों लगाया, क्योंकि 2 है इसलिए 2 से गुणा कर दिए। तो 2 और गुणा में अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, तो इसको होता है 2πr², 2πr²। ठीक है, बराबर यहाँ से हम 2πr कॉमन ले लेंगे। तो 2πr हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा h, और यहाँ से प्लस का कितना बच जाएगा 2r। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे तो कितना आएगा देखिए 2 और पाई का मान कितना लगाएंगे हम 22/7, और गुणा त्रिज्या कितनी है हमारी, तो 3.5, और ऊंचाई कितनी है हमारी, तो ऊंचाई है हमारी 10 + 2, और गुणा त्रिज्या कितनी है हमारी, तो 3.5। इससे हल कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, 7 से इसे काटेंगे तो 7 × 5 = 35, 0.5। ठीक है, 22 दूनी 44 और गुणा में 0.5। इसे हल करेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस का 35 के 2 से गुणा करेंगे, 35 दूनी 70, पॉइंट 1 के बाद में तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। आगे हल कर लेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, पॉइंट कितने के बाद में 1 के बाद में, 1 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। इन्हें जोड़ लेंगे तो 10 और 7 कितने होते हैं 17। ठीक है, 17 की गुणा 22 से कर देंगे तो कितना आएगा, 17 दूनी 34 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374। और किस चीज़ में आ गई है, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात हमें करनी है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10, तो इसमें हमें पहले घन की भुजा दे रखी है, लिखेंगे पहली घन की भुजा यानी कि A1 बराबर कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। लिखेंगे दूसरे घन की भुजा यानी कि A2, दूसरे घन की भुजा हमें कितनी दे रखी है, इसमें दूसरे घन की भुजा हमें इसमें दे रखी है A2 बराबर 4 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे तीसरे घन की भुजा यानी कि A3 बराबर हमें तीसरे घन की भुजा कितनी दे रखी है, इसमें तीसरे घन की भुजा इसमें बोला हमसे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब लिखा रहे हैं पहले घन का आयतन, तो पहले घन का आयतन यानी कि V1 बराबर क्या होता है भुजा की क्यू। ठीक है, V1 बराबर A1 की क्यू कर देंगे हम। ठीक है, तो V1 की क्यू, तो A1 का मान कितना हमारा 3, तो 3 की घात कितनी ला देंगे हम 3, तो 3 की घात जब 3 बार खोलेंगे तो 3 का घन कितना होता है 3 9 27, तो क्या आएगा 27 की क्यूब। ठीक है, 27 की क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा घन निकालना है। तो अब निकालेंगे दूसरे घन का आयतन यानी कि V2 बराबर क्या लिखेंगे हम A2 की क्यूब, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है भुजा की घात 3 होता है। तो बराबर A2 का मान कितना होता है, दूसरी भुजा क्या थी हमारी 4, और 4 के क्या लगा देंगे घन, और 4 का घन कितना होता है 4 × 16, 16 × 64 सेंटीमीटर की क्यूब। अब निकालेंगे हम तीसरे घन का आयतन यानी कि V3 बराबर A3 की क्यूब। तो A3 का मान कितना था हमारा 5, तो 5 की क्यूब। 5 का घन कितना था 5 25, 25 पंजे कितने होते हैं 5 25, 25 पंजे 125, तो कितना आएगा 125 की क्यूब, सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, घन सेंटीमीटर, 125 घन सेंटीमीटर बोलते हैं इसे। तो हमें निकालना नए घन का आयतन निकालना है। तो नए घन का आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए हम नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग, तीनों घनों के आयतनों का
योग, ठीक है। तीनों घनों के आयतनों का योग कर देंगे हम। तो बराबर पहले घन का आयतन कितना था 27, प्लस दूसरे घन का आयतन कितना था 64, प्लस तीसरे घन का आयतन कितना था 125। इन्हें हम जोड़ देंगे तो देखिए कितना आता है ये नए घन का आयतन। तो नए घन का आयतन यानी कि एक ही क्यूब लिखेंगे ना, ठीक है। नए घन का आयतन की क्या लिखेंगे, एक ही क्यूब। यहाँ पर भी चलेगा ये एक ही क्यूब। 5 और 4 9, 9 और 7 कितने होंगे 16 के 6 हासिल लगा एक हासिल का 2, ये 3, 3 और 6 9, 9 और 2 7, ठीक है। और 1 और 6 कितने हो गए 7, कितने आएंगे ये 700 नहीं आएंगे, ये आएंगे हमारे पास 1 और 1 2 276 आएंगे, ठीक है 276। देखिए यहाँ पर जोड़ने में गलती रही है, 216 आएगा। क्यों, देखिए 5 और 4 9, 9 और 7 16 का 6 हासिल लगा 1 हासिल का 2, ये 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल लगा 1 हासिल का और 1 ये 2 216, ठीक है। अब ये क्यूब है, ये इधर जाओ तो कितना हो जाएगा ए बराबर 216 और ये आएगा घन यहाँ पर। तो 216 कितने का घन होता है ये, तो 216 होता है हमारा 6 का घन। तो ये बराबर कितना आएगा ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमसे इसमें नए घन की भुजाई पूछी थी, यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है, ठीक है। बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए, ठीक है। तो इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा 11 ये, इसमें हमें दिया कि कंचे का व्यास यानी कि d बराबर हमें दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो यदि हम कंचे की त्रिज्या निकालें तो कंचे की त्रिज्या कितनी आएगी, देखिए r बराबर 1.4 बटे में 2, बराबर त्रिज्या कितनी आएगी हमारी 0.7 सेंटीमीटर की आएगी। कंचे की त्रिज्या आ गई है, ठीक है। एक कंचे का आयतन निकाल लेंगे। अब हम पहले लिखेंगे एक कंचे का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। तो बराबर 4/3 और गुणा पाई अभी ऐसे रहने देंगे, गुणा आर की क्यूब यानी कि आर का मान कितना 0.7, ठीक है 0.7 की क्यूब। इसे हल कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा ये 4/3 और गुणा पाई और गुणा 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन होता है हमारा 343, ठीक है 343, यहाँ पे 4 आएगा 343 और पॉइंट कितने बाद मिलेगा 3 के बाद में, क्योंकि 0.7 की गुणा 0.7 से करेंगे फिर 0.7 से करेंगे तो 3 बाद दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा दशमलव। अब इसकी गुणा हम इससे कर देंगे, देखिए कितना आएगा 4 तिया 12 के तो हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। और पॉइंट कितनी बाद में 3 के बाद में है, तो 3 के बाद में यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। और बटे में कितना है 1.372 और बटे में कितना है 3 और इसके गुणा में क्या है ये पाई है, ठीक है। ये क्या आ गया घन सेंटीमीटर क्या आ गया, एक कंचे का आयतन आ गया। अब बीकर का व्यास लिख लेते हैं हम पहले। बीकर का व्यास हमें कितना दिया हुआ है, बीकर का व्यास हमें दिया है 7 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं बीकर की, तो r बराबर 7/2 यानी कि 2 से भाग लगाएंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी हमारी। और बीकर की ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है, तो लिख लेते हैं ऊंचाई यानी कि h बराबर हमें दी है 5.6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी है। यहाँ के बाद में सवाल कर लेते हैं। h हमारा दिया है 5.6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम बीकर में उठे पानी का आयतन। बीकर में उठे पानी का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आएगा ये पाई हम अभी ऐसे ही रहने देंगे, तो पाई गुणा में आर का मान हमने त्रिज्या कितनी निकाली, त्रिज्या निकाली 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर और गुणा में एच का मान कितना था हमारा, एच था हमारा इसमें 5.6। ठीक है, आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, पाई और 3.5 यानी 35 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता हमारा 1225, और पॉइंट कितने के बाद में, 2 के बाद में आ जाएगा। वर्ग कैसे निकालते हैं, यानी कि हमने कुछ नहीं करेंगे इसमें, 3.5 की गुणा 3.5 से कर देंगे तो वर्ग निकल जाता है। ठीक है, और गुणा कितना आ जाएगा 5.6, अब इसकी गुणा हम इससे कर देंगे, ये कितना आएगा 12.25 की गुणा कितने से करेंगे हम, 5.6 से, तो 6 पंजे 30 का 0। ठीक है, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, यहाँ पर गुणा करके दिखा देते हैं, देखिए आपको 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 2 17, एक स्थान खाली रहेगा, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 3 और 1 10, इन्हें जोड़ेंगे देखिए कितना आएगा, 5 के 5 आ जाएंगे, 7 और 5 12 के 2 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2 और 1 का 1, पॉइंट कितने का 2 के बाद में, देखिए 12 यहाँ पर आएगा पॉइंट 12.25 ही आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा करेंगे तो अब फिर इसकी गुणा हम इससे कर देंगे, तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3। ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, एक स्थान खाली, 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 11 हासिल लगा 1, 5 का 5 और 1 6 जोड़ेंगे, 0 का 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 7 8, 6 के 6, पॉइंट कितने के बाद में 1 2 3, तो 1 2 3 कितना आ गया 68.6 बराबर, और पाई की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 68.6 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो 68.6 पाई और घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आयतन निकालना है तो घन सेंटीमीटर। अब आगे हल कर लेंगे, अब हमें आगे निकालना है इसमें और कि कंचों की संख्या हमें इसमें बतानी थी, तो हम लिखेंगे कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर बीकर में उठे पानी का आयतन, बराबर बीकर में उठे पानी का आयतन, और बटे में क्या लिखेंगे, एक कंचे का आयतन, बटे में एक कंचे का आयतन। ठीक है, तो बराबर बीकर में उठे पानी का आयतन कितना है हमारा, अभी निकाला हमने 68.6 पाई। ठीक है, तो 68.6 पाई बटे में एक कंचे का आयतन हमने कितना निकाला था, तो एक कंचे का आयतन हमने निकाला था 1.372 और बटे में 3। ठीक है, नहीं फाइनल निकाला था हमने 1.372, एक कंचे का आयतन हमने निकाला था 1.372 और बटे में कितना 3, और यहाँ पे गुणा में इसके पाई, ये हमने एक कंचे का आयतन निकाला था। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे हम, देखिए कितना आ जाएगा, ये इस पाई से हम इस पाई को काट सकते हैं, ये 3 यहाँ पर है तो ये इसके गुणा में पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 68.6 गुणा में 3 बटे में 1.372 आ जाएगा ये। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद में यहाँ पे कितनी संख्या 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ बढ़ा देते हैं, इसके पास में बढ़ा देते हैं, इसके पास में बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा देते हैं। देखिए कितना आ जाएगा ये हमारे पास 68,600 गुणा में 3 बटे में 1372 आ जाएगा ये। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं, हम काट लेते हैं इसे, तो इसे 2 से काटेंगे इसे हम, तो कितनी बार जाएगा ये 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 जीरो आ जाएंगे। 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 बचा 1 17 होगा, 2 अट्ठे 16 बचा 1 2 छक्का 12, फिर काट देते हैं 2 से तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे फिर हम, तो 2 एकम 2 बचा 1 14 होगा, 2 सत्ते 14 बचा नहीं 1 भी, और 2 एकम 2 बचा 1 10 होगा, 2 पंजे 10 और 0 का 0। ठीक है, अब वो लिख लेते आगे, तो कितना आ गया ये 17,150 गुणा में 3 बटे में 343।
ठीक है। अब ये 343 से हम इसे भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए ये कट रहा है ये, और अब ये अगर हम भाग लगा देंगे तो 343 से इसे भाग लगाएंगे 17,150 को, तो 343 का पढ़ा हम 1715 में को पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ा जाएगा, ये 5 बार। 5 तिया 15, हासिल 1, 5 चौक 20 और 21, हासिल लगे 2, 5 तिया 15 और 2 17। ठीक है, कितना बचा, 0 बचा ये। ठीक है, एक 0 बचा तो 343 को पढ़ा, 0 में तो पढ़ा नहीं होता, यहाँ पे 0 उतार लेंगे ये। तो बराबर कितना आ गया हमारा ये, जब हमने इससे इसे भाग लगाई तो आ गया हमारे पास ही 50 और गुणा में 3। 50 की गुणा 3 से करेंगे तो 50 तिया 150, यानी कंचों की संख्या कितनी आ गई, 150। यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का ही फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर गुणा 6 मीटर है और टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर की बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 12। तो लिखेंगे कि आयताकार टैंक के लिए, आयताकार टैंक के लिए, आयताकार टैंक के लिए इसकी आयताकार टैंक की लंबाई कितनी है, आयताकार टैंक की लंबाई है हमारी L बराबर 11 मीटर और चौड़ाई है हमारी, लंबाई यानी चौड़ाई यानी कि V बराबर 6 मीटर और ऊंचाई है हमारी H बराबर 5 मीटर। तो आयताकार टैंक में पानी का आयतन निकालेंगे अब हम। आयताकार टैंक में पानी का आयतन, यानी कि आयताकार टैंक में पानी का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है हमारी 11 गुणा चौड़ाई कितनी है 6 गुणा ऊंचाई कितनी है 5। ठीक है, तो हल कर लेंगे इसे। 11 गुणा में 6 पंजे 30, 11 तिया 33 और 0 का 0। तो आयताकार टैंक में पानी का आयतन हमारा कितना आ गया 330 और घन मीटर हमारा। ठीक है, अब निकाल लेंगे बेलनाकार टैंक के लिए, निकालेंगे अब हम। ये तो हमारा आयताकार टैंक के लिए हो गया। इसमें दे रखा था हमें कि एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर गुणा 6 मीटर और टैंक में पानी की ऊंचाई इतनी है। यदि पानी की त्रिज्या इतनी है तो बेलनाकार टैंक में इसे बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है हमें बेलनाकार टैंक की, तो लिखेंगे बेलनाकार टैंक के लिए बेलनाकार टैंक के लिए, बेलनाकार टैंक के लिए, तो इसमें बेलनाकार टैंक की त्रिज्या कितनी है, R बराबर 3.5 मीटर। और मान लेते हैं कि माना इसमें हमें क्या दे रखा है, और एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर गुणा 6 मीटर है और टैंक में 5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता तो पानी की तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना ऊंचाई क्या मान लेंगे हम, H बराबर H ही मान लेंगे। ठीक है, H बराबर H मीटर। अब लिखेंगे बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन, बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr स्क्वायर H होता है, बराबर पाई का मान 22/7 गुणा r त्रिज्या कितनी दी हमारी 3.5, दो बार लिख देंगे दोबारा तो 3.5 गुणा H बराबर कितना H ही है। ठीक है, ऊंचाई हमें इसकी पता नहीं है तो हमने H ही मान लिया है। ऊंचाई बराबर 7 पंजे 35 यानी कि 0.5, इनकी गुणा कर लेंगे हम, कितना आएगा देखिए 22 पंजे कितने होते हैं 110 होते हैं,
110 और पॉइंट कितने के बाद में 1 के बाद में गुणा में 3.5 गुणा में h। आगे हल करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 35 ही कम 35 के 5 हासिल है 3, 35 ही कम 35 और हासिल 3 कितने को 35 और 3 38। पॉइंट कितने के बाद में आएगा 1 के बाद में पॉइंट आएगा, ठीक है। तो 38.5 और इस गुणा में कितना आएगा h और क्या आएगा आयतन निकालना है इनकी घन मीटर, ठीक है। तो घन मीटर में आएगा ये। बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन निकाल दिया हमने। अब निकालेंगे दोनों टैंकों में पानी का आयतन समान है, लिखेंगे हम आगे। अभी h का मान हमें निकालना, हमसे ऊंचाई तो इसमें पूछी है ना, इसमें पूछा स्थानांतरित कर दिया तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई निकालते देखिए कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे कि दोनों टैंकों में पानी का आयतन समान है, दोनों टैंकों में पानी का आयतन समान है, क्योंकि उस टैंक से उस टैंक में तो पानी रखा जा रहा है, करा जा रहा है ना ट्रांसफ़र, तो पानी तो समान ही है, यानी कि आयतन समान हमने लिख दिया। आयतन समान है तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, इस आयतन को और ऊपर वाले आयतन को जो हमने यहाँ पर निकाला था, ठीक है। ये वाला आयताकार टैंक में पानी का आयतन जो निकाला था हमने, इस आयतन को 330 बराबर कितना कर सकते हैं हम 38.5। तो लिखेंगे हम 38.5 h बराबर 330, ठीक है। अब h बराबर निकाल देंगे यहाँ से हम, तो गुणा में तो इधर तो बटे में जाएगा 330 बटे में 38.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना आएगा h बराबर 3300 बटे में 385। इसे 5 से काट देंगे हम, 5 से काटेंगे 5 छंग 30 5 सत्ते 35 बचे कितने 3 5 सत्ते 35। इसे 5 से काटेंगे 5 छंग 30 बचे कितने 3 जीरो के 5 छंग 30 5 जीरो 11 से काट देंगे 11 सत्ते 77 और 11 छंग 66 जीरो का जीरो, कितना आ गया 60 बटे में 7 60 बटे में 7 h का मान। अब इससे हम इसे भाग लगा देंगे तो देखिए कितना आएगा h बराबर 7 से 60 को, तो 7 सत्ते 49 7 अट्ठे 56 बचे कितने 4 उतार लेंगे, लगाएंगे पॉइंट उतार लेंगे जीरो, 7 21 7 चौक 28 7 35 बचे कितने 5 पॉइंट लगा जीरो उतार लेंगे 7 सत्ते 49, ठीक है। तो h बराबर यहाँ से कितना आ गया हमारा 8.57, ठीक है। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं h बराबर 8.5 के बाद में 5 से बड़ी संख्या नहीं 7 है, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं 8.6 लिख सकते हैं, तो 8.6 और मीटर में, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी इसकी ऊंचाई है कि यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक बेलनाकार भवन के ऊपर, ठीक है, एक बेलनाकार भवन बना हुआ नीचे, फिर उसके ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसके अर्धगोलाकार गुंबद है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन हमें दिया है 41/19/21 घन मीटर है, ठीक है। आयतन दिया हुआ है उसमें में, यदि गुंबद का आंतरिक व्यास जो है वो भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो, गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने एक बेलनाकार ये पहले भवन बना लिया है, ठीक है, एक बेलनाकार भवन के ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद, इसके अर्धगोलाकार ऊपर इसके एक गुंबद बना लिया है और उसमें हवा का आयतन हमें इतना दे रखा है। तो यदि गुंबद का आंतरिक व्यास, ठीक है, गुंबद का आंतरिक व्यास कितना है, आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो, भवन की ऊंचाई और गुंबद का आंतरिक व्यास बराबर, तो लिखेंगे हम भवन की ऊंचाई। प्रश्न नंबर हमारा 13वां लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर गुंबद का आंतरिक व्यास बराबर, ठीक है, भवन की ऊंचाई बराबर गुंबद का आंतरिक व्यास हमने क्या मान लिया 2r मीटर, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई ये हमारी, ये मान लिया हमने 2r मीटर, ठीक है। और गुंबद का आंतरिक व्यास क्या हमारा ये है, तो ये कितना, ये भी हमने हमारा कितना होगा 2r, ठीक है, 2r मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी त्रिज्या की बात करें तो कितनी होगी, यहाँ से लेते यहाँ तक r हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या आधी होती है व्यास की, ये भी कितनी होगी r हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है। अब भवन की त्रिज्या यहाँ पे लिख देंगे हम कि भवन की त्रिज्या, तो भवन की त्रिज्या कितनी है,
भवन का आर्थिक व्यास है 2r, इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो बटे में 2 से भाग लगा देंगे, 2 से 2 काटेंगे कितना बचेगा r, यानी कि भवन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारी r मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई। देखिए इसकी गुंबद की त्रिज्या r है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी हमारी r ही होगी, क्योंकि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है भाई ऊंचाई होती है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी r ही हो जाएगी। अब यहाँ से हम निकालेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर क्या करेंगे हम 2r, यानी कि इसकी ये क्या हमारी पूरी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या आई हमारी इसकी ऊंचाई है, तो इसमें से हम ये वाली ऊंचाई यदि घटा देंगे तो हमें बेलन की ऊंचाई के बारे में पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2r और माइनस का r कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से ये r आ जाएगा। ठीक है, r मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी ये r मीटर आ गई है। ठीक है, आगे हल करेंगे भवन का कुल आयतन। अब निकालेंगे अब हम भवन का कुल आयतन। भवन का कुल आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन, जो बेलनाकार भाग है इसका आयतन, बेलनाकार भाग का बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन, अर्धगोलाकार, ये अर्धगोलाकार गुंबद जो है इसका आयतन, अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले रख देते हैं हम। तो बराबर बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई r की क्यू। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन मत लीजिए, ऐसे मान रख दीजिए, तो पाई r, यहाँ पे पाई r और r का मान त्रिज्या कितनी है हमारी, तो त्रिज्या हमारी r ही है। ठीक है, तो r स्क्वायर ही रहेगी गुणा h, यानी कि ऊंचाई किसकी ऊंचाई है, ये बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हमने कितनी निकाली थी, भवन की ऊंचाई, यानी कि भवन की ऊंचाई यानी कि बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारी, तो r ही है। ठीक है, तो क्या रख देंगे हम r प्लस 2/3 और पाई r, r यानी कि त्रिज्या कितनी है हमारी, इसकी गुंबद की त्रिज्या कितनी है, तो r ही है, तो r ही रहने देंगे, यानी कि r की क्यू। ठीक है, पाई r स्क्वायर और एक घात इसकी गुणा इससे करेंगे कितना हो जाएगा, पाई r की क्यू हो जाएगा। ठीक है, कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, प्लस 2/3 और पाई r की क्यूब। आगे हल कर लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में मान के एलसीएम आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, 1 से भाग देंगे 3 बढ़ जाएगा, 3 की गुणा पाई r की क्यू में करेंगे कितना आएगा, 3 पाई r की क्यू प्लस 3 से 3 को भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 की गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 2 पाई r की क्यूब। ठीक है, बराबर चल रहा है यहाँ पर ये, तो कितना आएगा, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 पाई r की क्यूब बटे में 3। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा भवन का आयतन आ गया मीटर की। ठीक है, अब निकालेंगे हम भवन का कुल आयतन। हमारे पास दे रखा है इसमें भवन का कुल आयतन बराबर हमें दिया है हवा का आयतन, बराबर हवा का आयतन। ठीक है, ये हमें बराबर दिया हुआ है इसमें। तो भवन का कुल आयतन हमने कितना निकाला है, 5 पाई r की क्यूब बटे में 3 बराबर हवा का आयतन हमें इसमें कितना दे रखा है, तो 41 सही 19 बटे में 21। ठीक है, तो हल कर लेंगे इसे हम, तो ये 5 बटे में 3 गुणा हम पाई का मान रखेंगे तो कितना आएगा 22 बटे में 7 गुणा r की क्यूब। इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 41 की गुणा 21 की गुणा 41 से करके इसमें हम ऐड कर देंगे। इसे मिश्रित भिन्न को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। तो कर लेते हैं गुणा 41 गुणा में 21 कितना आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, 1 चौक 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आएगा 1
2 और 4 6, 8 के 8, 861 प्लस में 19/21 आ जाएगा। यहाँ के बाद में इसे हम हल कर लेते हैं तो कितना आ गई है हमारा, यहाँ पर हम क्रॉस गुणा कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा, अभी ऐसे लिख लेते हैं, 5 गुणा में 22/3 गुणा में 7 और गुणा में r की बराबर, इन्हें जोड़ देंगे। 1 और 9 10 का 0 वहाँ से लगा, 1 और 6 7 और 1 8 और 8 का 8, 880/21। क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे कर देंगे तो कितना आएगा देखिए, आर की क्योंकि यहाँ से मान निकालें यदि हम, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, इसकी गुणा में पहुँच जाएगा, यानी कि 880 गुणा में 3 गुणा में 7 और इसके बटे में आ जाएगा 21 गुणा में 5 और गुणा में 22। 7 से काटेंगे 7 तिया 21 और 7 एकम 7, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पर 880 है, ये 888 लिख दिया गलती से, सॉरी। इसे 5 से काट देंगे हम, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचे कितने 3, 38 हो गए, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और बचे कितने 5 सत्ते 35 बचे कितने 30, कितने हो गए 5 छंग 30। अब इसे 2 से काट देते हैं हम, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 11 से काटेंगे तो 11 अट्ठे 88, यानी कि r की क्यूब बराबर कितना आ गया 8, ठीक है। तो r बराबर इधर क्यूब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा √8 और यहाँ पे आएगा क्यूब। तो 8 कितने का घन होता है, तो 8 होता है हमारा 2 का घन, तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने क्या निकाल दिया, ये 2 सेंटीमीटर हमारी आ गई त्रिज्या, ठीक है। अब निकालनी है भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई जो भवन की ऊंचाई है हमारी 2r, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ अब ये देखिए, भवन की ऊंचाई ये है ना, भवन की ऊंचाई कितनी है हमारी 2r, तो भवन की ऊंचाई निकाल देते हैं हम, बराबर 2 गुणा में r त्रिज्या कितनी है 2, बराबर 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, मीटर में है ना तो मीटर में आ गई है, सारे मान हमारे क्या है मीटर में है, तो हमारी त्रिज्या भी मीटर में आएगी, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं होगी, त्रिज्या मीटर में आएगी, और ये 4 मीटर क्या हो जाएगा भवन की ऊंचाई, यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।